दोस्तों आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है एलिजाबेथन एज। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एलिजाबेथन एज के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि पहले से ही मैंने कई एक वीडियोस में एलिजाबेथन एज को से रिलेटेड कई टॉपिक्स को कर करके रखा हुआ है, जैसे रेनेसां मूवमेंट, रिफॉर्मेशन, ह्यूमनिज्म, यूनिवर्सिटी वेट्स, एलिजाबेथन पोइट्री, एलिजाबेथन ड्रामा, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना करके रखी हुई हैं जो कि कहीं ना कहीं से एलिजाबेथन एज से ही रिलेटेड हैं। लेकिन फिर भी आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो को इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों जो ये मैंने सेपरेट वीडियोस बना करके रखी हुई हैं ये कहीं ना कहीं एलिजाबेथन एज से ही रिलेटेड हैं। लेकिन दोस्तों एलिजाबेथन एज के ऊपर हम लोगों ने कभी भी कोई एक सेपरेट वीडियो को नहीं बनाया है, ठीक है, उसको नहीं डिस्कस किया है। तो इसमें दोस्तों हम लोग टॉप जो भी MCQs क्वेश्चंस हैं जिस तरीके से पूछे जाते हैं इसको भी डिस्कस करेंगे, एज वेल एज जो भी एलिजाबेथन एज से रिलेटेड चीज़ें हैं कि एक्चुअल में एलिजाबेथन एज है क्या, इस चीज़ को भी समझेंगे। अब देखिए दोस्तों एलिजाबेथन एज को पहले भी मैंने बताया और फिर से बता रहा हूँ कि रेनेसां मूवमेंट को एलिजाबेथन एज के नाम से या फिर एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इनके बीच में थोड़ा सा दोस्तों स्लाइट डिफरेंस है जो कि कई लोगों को नहीं पता होता कि रेनेसां मूवमेंट जो है दोस्तों, जो रेनेसां मूवमेंट है इसका इफेक्ट हमको है ना पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है। यानी कि जो भी पूरा वर्ल्ड है दोस्तों इसमें हमको रेनेसां मूवमेंट का पूरा इफेक्ट देखने को मिलता है। अलग अलग तरीके से हर जगह हर एक फील्ड में नई नई डिस्कवरीज हो रही थी, खोजें हो रही थी, हर चीज़ की ग्रोथ हो रही थी। लेकिन दोस्तों इसको एलिजाबेथन एज को केवल इंग्लैंड के फील्ड में हम लोग इसको एलिजाबेथन एज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के फील्ड में दोस्तों एलिजाबेथन फील्ड इस वजह से बोलते हैं, एलिजाबेथन एज इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि उस समय जिस समय इंग्लैंड में रेनेसां पहुंचा था, जिस समय इंग्लैंड में रेनेसां आया था, तो उस समय वहाँ की रानी जो थी क्वीन एलिजाबेथ थी, ठीक है। तो इस वजह से क्वीन एलिजाबेथ के नाम पर ही एलिजाबेथन एज के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और दोस्तों इस पूरे जो भी एलिजाबेथन एज में बहुत ज़्यादा ड्रामा की फ्लोरिशमेंट हुई थी, यानी बहुत ज़्यादा जो ड्रामा था उसको इम्पोर्टेंस दी गई थी। तो इस वजह से इसको हम लोग यहाँ पर एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उस समय एलिजाबेथन के एज में शेक्सपियर से बड़ा कोई भी ड्रामिस्ट नहीं था। वो बहुत सारे ड्रामास उन्होंने लिखे इसी एज के दौरान में। इसी वजह से दोस्तों इसको हम लोग एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको गोल्डन एज ऑफ इंग्लैंड मतलब कि गोल्डन एज के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो क्वीन एलिजाबेथ थी उन्होंने इंग्लैंड में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, वो एक तरीके से बोले तो बहुत ही अच्छी क्वीन थी। उन्होंने बहुत अलग अलग फील्ड्स में आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस, डांसिंग का भी उनको काफ़ी सारा शौक था। तो इस तरीके से उन्होंने जितने भी आर्ट्स की चीज़ें हैं दोस्तों इन सारी चीज़ों में उन्होंने नई नई चीज़ों को लाने में मदद करी थी। और अपने जो भी कोई कुछ नया लेकर के आता था तो उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। तो इससे क्या हुआ था, इंग्लैंड में दोस्तों बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी अन्य जगहों की अपेक्षा। जो रेनेसां था वो तो पूरे वर्ल्ड में आया था, लेकिन इंग्लैंड में इसका इफेक्ट हमको कुछ अलग ही दिखाई पड़ता है। इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा इस वजह से दिखाई पड़ता है क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ यहाँ की रानी थी और दोस्तों यहाँ की जो क्वीन थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, ये क्योंकि बहुत सारे नई नई चीज़ों को सपोर्ट किया करती थी, जिससे कि हर तरीके की नई आर्ट्स, नई लैंग्वेज, नया लिटरेचर इस तरीके से आने में सारी चीज़ों को सपोर्ट करती थी। तो दैट्स वाई दोस्तों इस वजह से हम लोग इसको इस एज को गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये केवल इंग्लैंड का ही है दोस्तों, ठीक है। तो इसको एलिजाबेथन, आई होप कि ये चीज़ जितने भी मैंने आप लोगों को बताई इस चीज़ समझ में आई होगी कि इसको एलिजाबेथन एज को हम लोग एज ऑफ शेक्सपियर, रेनेसां और गोल्डन एज के नाम से क्यों जानते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि एलिजाबेथन एज का जो टाइम पीरियड है वो क्या है। यहाँ पर दोस्तों डे भी लिखा हुआ है तो आई थिंक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आप इसको केवल यहाँ से ऐसे मान सकते हैं 1558 से लेकर के 1603 तक की इसका हम लोग टाइम पीरियड मानते हैं। इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड, कितना है एलिजाबेथन एज का, तो आप इस तरीके से अपना बता सकते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो भी हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए किस तरीके से है कि जो एलिजाबेथ थी ना, क्वीन एलिजाबेथ थी दोस्तों, इतनी ज़्यादा मतलब बोले तो कि इतना ज़्यादा इनको
अपने काम के प्रति इतना ज़्यादा डेडिकेशन था, इतना ज़्यादा ये काम में समर्पित थी कि इन्होंने ये अपने सारी उम्र भर ये अनमैरिड ही रही, मतलब कि इनको ये एक तरीके की अनमैरिड क्वीन के नाम से भी जानी जाती हैं, या फिर इनको हम लोग दी वर्जिन क्वीन के नाम से भी जानते हैं, या फिर इनको ग्लोरियाना और एक गुड क्वीन बेस्ट, यानी कि बहुत ही अच्छी रानी थी ये अपने शासनकाल, अपने राज्यकाल के दौरान। तो इस वजह से इनको हम लोग इन सारे नामों से भी जानते हैं। और ये अपने पूरे एज जो भी इनकी लाइफ रही है उस पूरे लाइफ में ये अनमैरिड ही रही हैं और वर्जिन भी नहीं हैं। तो इसको हम लोग दी वर्जिन क्वीन के नाम से भी जानते हैं। और ये सारे डिफरेंट नेम्स हैं, इनको भी ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों देखिए 4th नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि क्वीन एलिजाबेथ वॉज द डॉटर ऑफ किंग हेनरी एथ। इनके फादर का नाम क्या था? किंग हेनरी एथ की ये बेटी थी। अब इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर फिलहाल अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं, जो कि 5th नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 5th नंबर क्वेश्चन में क्या है कि देखिए, देखने के लिए, जानने के लिए बहुत कुछ है एलिजाबेथन एज के बारे में। वैसे तो रेनेसां मूवमेंट जो था वो काफ़ी बड़ा है, और जो एलिजाबेथन एज है दोस्तों वो उसके कंपैरिजन में, रेनेसां मूवमेंट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा छोटी है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है ना कि जो रेनेसां था वो पूरे वर्ल्ड में आया था, लेकिन जो इंग्लैंड के फील्ड में जो भी रेनेसां आया उसको हम लोग एलिजाबेथन एज के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जो एलिजाबेथन एज है ये रेनेसां के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी है, लेकिन फिर भी इसमें जानने को, पढ़ने को, समझने को बहुत कुछ है, जो कि एक वीडियो में कवर इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तो इसके लिए मुझे को कई सारी वीडियोस को बनाना पड़ेगा और आपको लगातार कंटिन्यू सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल अभी दोस्तों हम लोग 5th नंबर वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा 5th क्वेश्चन है, क्वीन एलिजाबेथ जो थी दोस्तों वो एक तरीके से प्रोटेस्टेंट थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो भी चर्च था अपना, ठीक है, जैसे कि चर्च था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। जो भी चर्च था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक तो कैथोलिक मतलब कैथोलिक, और जो दूसरा था वो प्रोटेस्टेंट में डिवाइड हो गया था। क्योंकि मार्टिन लूथर की 95 थीसिस नाम की एक बुक आई थी जो कि प्रोटेस्टेंट लोग फॉलो करते थे। तो यहाँ पर दोस्तों प्रोटेस्टेंट जो क्वीन एलिजाबेथ थी वो प्रोटेस्टेंट के सपोर्ट में थी, और वो खुद भी एक तरीके की प्रोटेस्टेंट थी। ठीक है, तो सी इस्टेब्लिश्ड इंग्लिश, यहाँ पर 2 बार लिख गया है, तो सी इस्टेब्लिश्ड एन इंग्लिश प्रोटेस्टेंट चर्च। उन्होंने दोस्तों इंग्लिश प्रोटेस्टेंट चर्च को इस्टेब्लिशमेंट उसका किया था, जो कि जिसकी वजह से दोस्तों उनको और भी ज़्यादा लोग सपोर्ट करने लगे, और भी ज़्यादा वो एक तरीके से उनमें उनकी दोस्तों अलग ही इंपॉर्टेंस हो गई थी पूरे इंग्लैंड में। क्योंकि उन्होंने इंग्लिश प्रोटेस्टेंट चर्च भी बनवाया था, और दोस्तों इससे पहले कैथोलिक लोगों की काफ़ी ज़्यादा पावर थी, प्रोटेस्टेंट लोगों को काफ़ी ज़्यादा नीच समझा जाता था और उनको कोई भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। लेकिन दोस्तों क्वीन एलिजाबेथ ने प्रोटेस्टेंट के ऊपर ज़्यादा सपोर्ट करना स्टार्ट किया, और वो खुद भी एक तरीके के प्रोटेस्टेंट का ही सपोर्ट में थी, वो खुद भी प्रोटेस्टेंट थी, और उन्होंने दोस्तों इंग्लिश प्रोटेस्टेंट चर्च का निर्माण भी करवाया, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और ये एक तरीके से बोले तो कि इनका सुपर गवर्नर, मतलब किस तरीके से सुपर तरीके से लोगों को अपने चीज़ों को ट्रीट कर रही थी, इन सारी चीज़ों पे फोकस करता है। तो अभी देखते हैं ये 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा रेनेसां वाज स्ट्रांगली स्प्रेड थ्रू आउट इंग्लैंड। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी रेनेसां मूवमेंट था उसका हमको इफेक्ट हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड में रेनेसां आया, जो भी चीज़ें हमको इंग्लैंड में देखने को मिलती है वो वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में देखने को नहीं मिलती है। तो एलिजाबेथन एरा के दौरान में ही जो रेनेसां मूवमेंट था वो पूरी तरीके से इंग्लैंड में फैल चुका था, इंग्लैंड में आ गया था। तो इंग्लैंड में रेनेसां कब आया था दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको वहाँ पर बताना है कि एलिजाबेथन एरा के दौरान, ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा रेनेसां वाज स्ट्रांगली स्प्रेड थ्रू आउट द इंग्लैंड। ओके, सो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में देखिए दोस्तों हम लोग अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 7th नंबर हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं हम कि ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज एजुकेशन इन ह्यूमैनिटीज़ वॉज गिवन इम्पोर्टेंस। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियोस में ह्यूमनिज़म के ऊपर डिस्कस करा था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था
कि जो लोगों के पहले चीज़ें क्या थी दोस्तों, चर्च के प्रति उनका काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास था। लोग चर्च में ज़्यादा विश्वास करते थे, जो भी बातें चर्च में या फिर बाइबल में जो भी पोप्स लोग बताते थे उनके ऊपर अंधविश्वास वगैरह करा करते थे। लेकिन इनके दौरान जब इनकी एज आई तो दोस्तों उसमें ह्यूमन वैल्यूज़ में, ह्यूमन क्वालिटीज़ में ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। तो यहाँ पर ह्यूमनिज़म भी एक इन्हीं के एरा का एक तरीके का हिस्सा माना जाता है। तो अभी चलते हैं देखिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो ड्रामा है, जो इनके शासनकाल के दौरान, इनके राज्यकाल के दौरान जो भी था ड्रामा था, वो काफ़ी ज़्यादा उसका फ्लोरिशमेंट हुआ था, यानी काफ़ी ज़्यादा फला फूला था। कौन सी चीज़? जो ड्रामा था वो, ठीक है। इनके एज काल के दौरान में ही दी यूनिवर्सिटी विट्स जो भी थे उनका भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलता है, लार्जली टू द एलिजाबेथन ड्रामा। इन लोगों ने भी एलिजाबेथन ड्रामा को लेकर के आने में यूनिवर्सिटी विट्स ने भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले किया था। और इसके साथ ही साथ में शेक्सपियर तो इस समय के सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट थे ही, इनके बारे में हम लोग भी आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हैं। ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट तरीके से समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर एक ग्लोब नाम का एक थिएटर था जो कि लॉर्ड चैम्बरलैंस मैन के द्वारा मतलब कि इस्टेब्लिश करवाया गया था, जो कि एलिजाबेथन एरा का ही एक थिएटर था। और दोस्तों ये वही थिएटर है जिसमें जो शेक्सपियर हैं वो जिसके साथ में शेक्सपियर ने मिलकर के काम किया था। तो ग्लोब 1599 ये आपको भी ध्यान रखना है कि ये जो था मोस्ट पॉपुलर थिएटर था ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा, ठीक है। उसके बाद में फिर 9 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। उसके बाद में 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कंपेयर टू ड्रामा, जो ड्रामा से अगर कंपेरिजन किया जाए, जो कंपेयर टू ड्रामा द प्रोडक्शन ऑफ पोइट्री वॉज लेस। इस समय जो दोस्तों है ना, जो ड्रामा था उसका मैंने आप लोगों को जो भी बताया उसका प्रोडक्शन ज़्यादा था, उसके ज़्यादा फ्लोरिशमेंट थी, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। लेकिन उस समय पोइट्री ज़्यादा नहीं लिखी जाती थी। इससे पहले एलिजाबेथन एरा से पहले दोस्तों लोग पोइट्री पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो इस समय दोस्तों ड्रामा का समय था, ये ड्रामा की एज बोली जाती है, इस वजह से इसको एज ऑफ शेक्सपियर भी बोलते हैं, क्योंकि शेक्सपियर जो थे वो ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे इस समय के। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या बताया गया कि ये कई बार क्वेश्चन रिपीट भी मैंने अलग अलग वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूँ कि जो रेनेसां है ये एक तरीके का फ्रेंच वर्ड है, और जो रेनेसां है वो सबसे पहले इटली में ही आया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी रेनेसां जो था वो इटली में सबसे पहले आया था। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक्चुअल में यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, जो भी सीधे डायरेक्ट आंसर ही हैं। तो यहाँ पर देखिए द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है, जो कि एलिजाबेथन एरा के दौरान ही पब्लिश हुई थी और राइट भी करी गई थी। तो जो इंग्लिश की फर्स्ट कॉमेडी है दोस्तों वो है राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, ठीक है। ये एक इंग्लिश कॉमेडी है, इंग्लिश फर्स्ट कॉमेडी है, जो कि रिटन मतलब इसको लिखा गया था 1552 में और पब्लिश हुई थी 1567 में। निकोलस यूडेल, इस तरीके से इनका नाम था, इनके द्वारा लिखी गई थी और पब्लिश करवाई गई थी। यहाँ पर पब्लिश अलग किसी ने की होगी, रिटर्न यहाँ पर हुई थी, पब्लिश इतने में हुई थी, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी कौन सी थी, किसने लिखा, कब रिटर्न हुई, कब पब्लिश हुई। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी तरीके से देखना है। उसके बाद में इसी तरीके से दोस्तों कॉमेडी की तरीके से ट्रेजेडी के बारे में अगर बात करें तो जो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी थी वो थी गॉलबेडक करके थी, यहाँ पर लिखा हुआ है। जो फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी थी वो थी गॉलबेडक, जिसको थॉमस सैकविल, यहाँ पर थॉमस सैकविल और थॉमस नॉर्टन, इन लोगों ने दोस्तों मिल करके लिखा था, जो कि 1561 में लिखी गई थी। यहाँ पर फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी थी, वो थी गॉलबेडक। जो फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी थी वो थी रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए। ये सारे जो भी वर्क्स हैं दोस्तों एलिजाबेथन एज के ही हैं, और ये सारी चीज़ें आपको बहुत सही से समझनी चाहिए। और यहाँ पर जो थॉमस मूडीज़ की जो भी लैटिन वर्क है दोस्तों, यूटोपिया भी इन्हीं के शासनकाल के दौरान में लिखा गया था। यूटोपिया मतलब एक ऐसा आदर्श प्लेस जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुख हो, शांति हो, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में ये एक तरीके का इमेजनरी प्लेस होता है। यूटोपिया का मतलब
इमेजिनरी प्लेस होता है, वास्तविक कोई भी प्लेस नहीं होता। ठीक है, तो थॉमस मूरेस का यहाँ पर लैटिन वर्क है यूटोपिया, इन्हीं के शासनकाल के दौरान लिखा गया था, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन दोस्तों 1551 में आया था। ठीक है, और इसी को दोस्तों द प्रोलॉग टू द रेनेसा के नाम से भी इसको डिस्क्राइब ऐसा बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि व्हाट क्वीन एलिजाबेथ कॉल्ड दी सर फिलिप सिडनी। जो सर फिलिप सिडनी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों इस समय के ग्रेट पोइट रहे हैं। पोइट का मतलब जिन्होंने पोइट्री लिखी हुई है। तो इस समय के दोस्तों जो पोइट थे दोस्तों, ये सर फिलिप सिडनी थे, जो कि यही थे जो कि पूरे इनके राज्यकाल के दौरान में पोइट्री लिखते थे। इस वजह से दोस्तों जो एलिजाबेथ थी, इन्होंने इनको इस तरीके से संज्ञा दी थी वन ऑफ द ज्वेल ऑफ हर क्राउन, कि मतलब कि ये मेरे एक पूरे जो भी मेरा क्राउन है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ज्वेल है। ठीक है, तो आई होप कि आपका आज का जो भी सेशन है समझ में आया होगा। बहुत कुछ है जानने को आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।